हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रूल 115। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आईसीआई इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है डीटीडब्ल्यू के अंदर। पिछले अगर हम पास्ट अटैम्प्ट के पेपर देखें तो काफ़ी ज़्यादा रूल 115, रूल 128 काफ़ी ज़्यादा आईसीआई ने पूछा है और काफ़ी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं क्योंकि ये रूल या तो समझ नहीं आता है या फिर बच्चे काफ़ी स्किप भी कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही रूल समझने जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये रूल बताता है कि अगर आपकी कोई भी इनकम है जो कि फॉरेन करेंसी में आपको मिली है और आपको वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करनी है, तो वो कन्वर्जन रेट हमें क्या लेना है, बेसिकली रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लेना है, किस दिन का हमें रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है। तो ये बताता है कि अगर आपकी इनकम है, सैलरी की इनकम है, अगर आपकी सैलरी की इनकम है और वो सैलरी की इनकम या तो ड्यू हो गई है या फिर आपको रिसीव हुई है, तो जिस दिन ड्यू हुई है या रिसीव हुई है उस दिन से हमें उस टाइम से देखना है, हमें लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ हमें देखना है बेसिकली। तो लास्ट डे ऑफ द मंथ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो सैलरी आपको मिली है 28 फेब को, आपको रिसीव हो गई है सैलरी 28 फेब को। तो ये बोलता है कि लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ, मतलब क्या हुआ कि इसका प्रीसीडिंग मंथ क्या हुआ, इसका प्रीसीडिंग मंथ हुआ जनवरी। तो जनवरी का लास्ट डे 31 जनवरी। तो हमें रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लेना है, सैलरी के लिए 31 जनवरी लेना है। तो जो भी 31 जनवरी का रेट होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज होगा, उस रेट से हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है। इसी तरह से बोलता है कि अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मतलब जैसे डिबेंचर के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, अदर इंटरेस्ट की यहाँ पर बात नहीं कर रहा। तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ड्यू, जिस टाइम आपको ड्यू हो जाएगा इंटरेस्ट, जब आपका ड्यू होगा इंटरेस्ट, वहाँ से उसके प्रीसीडिंग मंथ का लास्ट जो डे होगा वो हमें देखना है। इसी तरह दोस्तों, अगर मैं डिविडेंड इनकम की बात करूँ तो डिविडेंड इनकम जिस दिन आपको डिक्लेयर हो गया डिविडेंड, या जिस दिन डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, जिस दिन पेड हो गया, उस दिन का पिछला मंथ, मतलब उस मंथ का पिछला मंथ का लास्ट डे हमें यहाँ पर देखना है। तो और फिर अगर हम देखूँ एक और केस, फोर्थ केस में भी ये बता रखा है कि अगर आप बिजनेस, अगर नॉन रेजिडेंट का बिजनेस है जो कि एंगेज है शिपिंग बिजनेस, खाली शिपिंग बिजनेस की यहाँ पर बात हो रही है, अगर वहाँ से एक्रू अराइज हो जाती है वो इनकम, तो वहाँ पर भी वही लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ देखना है। इसी तरह से अगर हम बात करूँ कैपिटल गेन की, कैपिटल गेन जिस मंथ आपने ट्रांसफ़र कराना है एसेट, जिस मंथ आपने ट्रांसफ़र करा है, वो ट्रांसफ़र वाला मंथ का पिछला मंथ का लास्ट डे हमें देखना है। तो बेसिकली ये जो 5 केसेस थे, 1 2 3 4 5, इन 5 केसेस में हमें यही देखना है कि लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ, यही देखना है हमें दोस्तों। अगर इसके अलावा अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है या फिर पीजीपीपी की इनकम होती है, लेकिन पीजीपीपी की वाली इनकम को छोड़ देना जो हमने यहाँ पे कवर कर लिया बेसिकली ऑलरेडी, तो उस इनकम को छोड़कर जितनी भी अदर पीजीपीपी की इनकम है वो वाली इनकम, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यानी कोई भी इनकम, लेकिन डिविडेंड की इनकम छोड़ देना और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी छोड़ देना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और डिविडेंड की इनकम हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है। तो उस केस में हमें मंथ देखना है, लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ। लेकिन अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, पीजीपीपी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम है, तो हमें देखना है लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ईयर है लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का हम कर रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर का हम सम कर रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर का लास्ट डे हमें यहाँ पर देखना है। मैं भी कोई क्वेश्चन करूँगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे समझने वाली बात इसमें क्या थी रूल 115 के अंदर, कि एक तो इंटरेस्ट हमें देखना है, अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है तभी यहाँ पर कवर होना है। अगर कोई दूसरा इंटरेस्ट है, अदर देन सिक्योरिटी वाला इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पर कवर हो जाएगा और वहाँ पर हम लास्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर के जो भी रेट होगा उससे हम कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें कि हमें एक्सचेंज रेट जो होगा वो हमेशा SBI का लेना है, वो भी TTBR, SBI का TTBR, टेलीग्राफिक बाइंग रेट जो होता है। तो इसके बाद दोस्तों एक प्रोवाइजो और है इसके अंदर, अगर हमें सपोज करो पेमेंट करना है किसी फॉरेन करेंसी के अंदर, फॉरेन करेंसी में हमें पेमेंट करना है जिस पे हमें TDS काटना है, तो उस केस में क्या होगा, जो एक्सचेंज रेट होगा वो उस दिन का होगा जिस दिन हमें TDS रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड है, जिस दिन हमें TDS रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड है। रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे हमें TDS कब काटना होता है। एक तो एक सिचुएशन ये होती है जब भी हम पेमेंट कर रहे होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हम पेमेंट के बेसिस पे हम TDS काटते हैं, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर पेमेंट और क्रेडिटेड विच एवर इज़ अर्लियर के बेसिस पे हम TDS काटते हैं। तो जब भी हमारा रिक्वायर्ड बन जाएगा ना TDS काटना, उस दिन का हमें एक्सचेंज रेट लेना है। एक्चुअल में जिस दिन TDS काटा है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोलता है कि रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, तो जिस दिन हमारा रिक्वायर बना TDS काटना। तो ये था बेसिकली रूल 115। उसके बाद हम समझते हैं रूल 28। रूल 28 बेसिकली ये कहता है कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट हमें के लिए कौन सा एक्सचेंज रेट हमें यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक रेजिडेंट है जिसने आउटसाइड इंडिया इनकम अर्न करी है, तो इनकम अर्न करी है और उसका वहाँ पे टैक्स डिडक्ट हो गया, टैक्स डिडक्ट हुआ है तो डेफिनेटली वो फॉरेन करेंसी में ही डिडक्ट हुआ होगा। जो भी उसने टैक्स वहाँ पे पे किया होगा वो फॉरेन करेंसी में टैक्स पे किया होगा। तो जो भी फॉरेन करेंसी में उसने टैक्स पे किया है उसको हमें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि तभी हमें रिबेट मिलती है, वो हमें लोअर की रिबेट मिलती है। अगर DTAA होता है तो हम अमाउंट को कंपेयर करते हैं, और अगर DTAA नहीं होता है तो हम रेट को कंपेयर करते हैं। तो जो भी लोअर होता है हम उसकी डिडक्शन देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमने टैक्स डिडक्ट हुआ है या जो टैक्स पेड हुआ है हमारा फॉरेन करेंसी के अंदर, उसको हमें INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका रूल क्या है, तो हमें कौन सा रेट लेना है, तो सेम रूल है जैसे हमने 115 के अंदर पढ़ा, जो 5 इनकम के लिए पढ़ा था, कि लास्ट ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच सच टैक्स, जब वो सच टैक्स डिडक्ट हुआ है ना या पेड हुआ है, उस
मंथ का प्रीसीडिंग मंथ का लास्ट डे हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। एक चीज़ नोट और यहाँ पर ये थी कि जिस टैक्स के क्रेडिट के लिए DTAA एग्रीमेंट है उसी टैक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने टैक्स पे किया है कंट्री ए के अंदर, टैक्स 1 किसी नाम से पे किया है, टैक्स 2 किसी नाम से पे किया है, टैक्स 3 किसी नाम से पे किया है, लेकिन टैक्स 2 के रिस्पेक्ट में वहाँ पर DTAA एग्रीमेंट नहीं था, DTAA एग्रीमेंट नहीं था, क्योंकि DTAA एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा था साफ साफ कि अगर कोई भी रेजिडेंट टैक्स 2 की पेमेंट करेगा फॉरेन करेंसी के अंदर तो हम उसका क्रेडिट नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा है कुछ DTAA में एग्रीमेंट जहाँ पर साफ मना कर रखा है तो हमें उसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले बोला था कि इसमें अगर आपकी रूल 115 क्या बोलता है कि अगर आपकी कोई इनकम है, 5 तरह की इनकम है, सैलरी की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की इनकम है, खाली इनकम ऑन सिक्योरिटी और डिविडेंड इनकम है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी बिजनेस की इनकम है, शिपिंग जहाँ पर नॉन रेजिडेंट एंगेज है शिपिंग बिजनेस के अंदर, या कैपिटल गेन है, तो जब भी इवेंट हो रहा है, जैसे ट्रांसफर हो रहा है या एक्रोराइज हो रहा है, जिस दिन डिक्लेयर हो रहा है या ड्यू हो रहा है, ड्यू और रिसीव हो रहा है, उस दिन उस मंथ के प्रीसीडिंग मंथ का लास्ट डे हमें रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ करना है, सिर्फ इन्हीं 5 केसेस के लिए। अगर इनके अलावा जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या PGBP की इनकम है अदर देन एनआर शिपिंग बिजनेस वाली, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम है अदर देन डिविडेंड इनकम और इंटरनल सिक्योरिटी, तो हमें लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर हमें देखना है। और हमें ये हमेशा याद रखना है कि एक्सचेंज रेट SBI वाला रेट है, हो सकता है हमें डिफरेंट अथॉरिटी का रेट गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो हमें सेलेक्ट करना है SBI का, वो भी DTBR बाइंग रेट टेलीग्राफिक, ठीक है। इसके बाद हमने एक प्रोवाइजो देखा था कि अगर जब हम पेमेंट करने हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अगर आप किसी फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर रहे हो तो और आपको TDS जिसमें हमें TDS काटना है, फॉरेन करेंसी में हम पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें कन्वर्ट करना रहेगा, तो उस केस में हमें जिस दिन TDS रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड है उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज हमें लेना है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो शायद मुश्किल है, बट रूल 28 और रूल 115 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोलता है कि रूल 28 के अंदर कि अगर कोई भी रेजिडेंट है जिसने इंडिया के आउटसाइड अर्न करी है इनकम और टैक्स डिडक्ट हो गया है या टैक्स उसने पे किया है, तो उस केस में जो टैक्स डिडक्ट हुआ है तो उसको हमें कन्वर्ट करना है, तो वही लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच सच टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड और पेड, ठीक है। और ये है जिस टैक्स का क्रेडिट के लिए DTAA एग्रीमेंट है उसी के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर क्रेडिट मिलेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं नवंबर 22 का, नवंबर 22 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी काफ़ी सारे डाउट्स इसमें अगर आ रखे होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। तो देख लो, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोलता है कि मिस्टर रितेश एक रेजिडेंट है इंडिविजुअल जिसकी एज कितनी है 42 ईयर्स। हाँ, इसकी इनकम दे रखी है हमें, इंडिया की इनकम है 4,85,000, रॉयल्टी की इनकम है। तो हम इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं, लिखते जाते हैं साथ के साथ। तो यहाँ पर हमें दे रखी है इंडियन की इनकम, तो यहाँ पर क्या है मिस्टर रितेश जिसकी एज है 42 ईयर्स, ठीक है। इसकी इंडियन इनकम हमें दे रखी है, इंडियन इनकम कितनी दे रखी है, इंडियन इनकम हमें बता रखी है 4,85,000, 4,85,000 की इंडियन इनकम है PGBP की इनकम है। उसके बाद बोलता है रॉयल्टी फ्रॉम कंट्री एन, तो आपको रॉयल्टी मिल रही है कंट्री एन से 7,80,000 की रॉयल्टी मिल रही है, और जिसके ऊपर जो टैक्स कटा है बेसिकली रेट ऑफ टैक्स जो है कंट्री एन के अंदर जो TDS डिडक्ट हुआ है वो हुआ है 10% के अकॉर्डिंग। तो इसको भी लिख लेते हैं, रॉयल्टी फ्रॉम कंट्री एन। ये हमारे पास क्या है, कंट्री एन की इनकम है जिसमें हमें क्या मिल रही है, रॉयल्टी मिल रही है हमें कितने रुपए की रॉयल्टी मिल रही है, यहाँ पे हमें रॉयल्टी मिल रही है 7,80,000 की, तो 7,80,000 की हमें यहाँ पे रॉयल्टी मिल रही है। उसके बाद बोलता है इसके अंदर रेट ऑफ टैक्स कितना 10% है, तो ये भी लिख लेते हैं 10% का रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि इंटरेस्ट की इनकम है कंट्री वाइज से हमें इंटरेस्ट की इनकम है कितनी, $95 की, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो एक कंट्री वाई में जो इनकम है वो है $9,500 की इंटरेस्ट की इनकम है $9,500। तो क्या इसमें हमें बता रखा है कि कहीं के इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है या फिर खाली इंटरेस्ट बोल रखा है, तो खाली इंटरेस्ट बोल रखा है तो डेफिनेटली हम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज नहीं मानेंगे, ठीक है। 9500 की इंटरेस्ट बिकम ड्यू, यहाँ पे बता रखा है ड्यू डेट बता रखा है कब ड्यू हुआ है। उसके बाद टैक्स डिडक्ट कितना हुआ इसके ऊपर 950, तो इसको देख लेते हैं क्या रेट क्या बताओगे क्या लेंगे कन्वर्जन का। तो 9500 है इंटरेस्ट का रेट, तो अभी देखते हैं यहाँ पर आते हैं सबसे पहले अपने रूल्स के पास। देखो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है, कौन सा इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें सिक्योरिटी वाला इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा है, सिक्योरिटी वाला इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हम इसमें आ जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, जो भी अदर इंटरेस्ट है। तो हम देखेंगे लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का लास्ट डे, तो प्रीवियस ईयर का लास्ट डे अगर हम देखें तो क्वेश्चन देखो कौन सा प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है 21-22 का लास्ट डे कौन सा होगा 31 मार्च 2022, तो 31 मार्च 2022 का हमें रेट लेना है, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम के लिए। तो 31 मार्च 2022 का अगर हम रेट देखें तो ये
31 मार्च 2022 का हमारे पास है 80 रुपये 80, तो हम इसको 80 से कन्वर्ट कर लेंगे। 80 से अगर हम कन्वर्ट करें तो 9500 मल्टीप्लाई 80 मेरे पास आता है 7,60,000 रुपीज़, 7,60,000। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर आगे क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है $950 का, जिसमें टैक्स है 10% का रेट। तो ये 10% का रेट है यहाँ पे इस वाई के अंदर। और इसका जो TDS कटा है यहाँ पर डिडक्ट हुआ TDS, वो कितना हुआ है $950। अब इसको भी हमें कन्वर्ट करना है, तो आते हैं रूल की तरफ। 128 लगेगा क्योंकि TDS की बात है। तो देखो रूल के अंदर क्या बोला था मैंने कि अगर कोई भी रेजिडेंट है जिसका टैक्स डिडक्ट हुआ है तो हमें कौन सा लेना है, जिस दिन डिडक्ट हुआ है, यानी कि लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच सच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। तो लास्ट डे देखते हैं कौन सा है, कब डिडक्ट हुआ है 21 फरवरी। 21 फरवरी का पिछला मंथ कौन सा होता है, जनवरी। और जनवरी का लास्ट डे कौन सा होता है, 31 जनवरी। तो 31 जनवरी का हमें टैक्स रेट लेना है, 31 जनवरी 2022 का। तो 31 जनवरी 2022 है यहाँ पर है, तो 31 जनवरी 2022 यानी 78 के हिसाब से हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 78 के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर बनता है मेरा 950 मल्टीप्लाई 78 यानी 74,100। ये हमारे पास मिल गया। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। एक इनकम है इसकी एग्रीकल्चर इनकम, जो कि है 1,09,000 की कंट्री एम के अंदर। सो कंट्री एम के अंदर क्या है, 1,09,000 की इनकम है। इसको भी लिख लेते हैं दोस्तों। ये बहुत आसान तरीका है, आप इस तरह से अगर करोगे ना क्वेश्चन को तो कभी गलती होने के चांसेस कम होंगे। तो आप सारी डिटेल पहले लिख लो, उसको कन्वर्ट कर लो, तो इजीली फिर हमें क्या है इन्फॉर्मेशन जस्ट पुट करनी है क्वेश्चन के अंदर। तो एम के अंदर हमें बता रखा है एम कंट्री का है, इसकी एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है 1,09,000 की, 1,09,000 की, 1,09,000 की हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम है। तो हमारी इनकम एक थी 7,60,000 की, इसके ऊपर हमारा TDS की ये कटा है वाई कंट्री के अंदर, और एम के अंदर पास हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम है, और हमारे पास रॉयल्टी इनकम है और इंडियन इनकम ये दे रखी है। बस क्वेश्चन में इतना ही दे रखा है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलता है। अच्छा, पहला पॉइंट को छोड़ दो, अभी समझाता हूँ इसको क्या है। पहले समझते हैं हम सेकंड पॉइंट। एज पर DTW बिटवीन इंडिया एंड कंट्री वाई इंटरेस्ट कैन बी टैक्स इन बोथ द स्टेट्स, टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल। तो ये इसकी हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं क्योंकि DTW के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसमें बोला कि वाई के साथ जो है हमारा DTW एग्रीमेंट है, तो इस कंट्री के साथ हमारा क्या है DTW एग्रीमेंट है, और कंट्री एन के साथ अभी हम समझते हैं बाद में। ठीक है, अब यहाँ बोलते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर कि एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट है कंट्री एम के अंदर, एंड इंडिया डज नॉट हैव अ DTW। तो यहाँ पर कंट्री एम के साथ DTW हमारा नहीं है। ठीक है, और इसकी जो कंट्री एम के अंदर है एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन दोस्तों हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी इनकम हमारे अकॉर्डिंग टैक्सेबल है। देखो, जो फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम होती है ना, वो इंडिया में टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो इंडिया में टैक्सेबल होती है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन फॉरेन कंट्री में टैक्सेबल नहीं है तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कैलकुलेशन में इसको लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो इंडियन इनकम हमारी कितनी है, इंडियन इनकम है हमारी 4,85,000 की GBP इनकम है। ठीक है, उसके बाद हमने ऐड किया एक एग्रीकल्चर की इनकम जो कि कंट्री एम से है। एग्रीकल्चर की इनकम है कंट्री एम से कितनी है, 1,09,000 की कंट्री एम से इनकम है, और एक कंट्री वाई से है 7,60,000 की इनकम। कंट्री वाई से है 7,60,000 की इनकम। दोस्तों हमारी एक इनकम बच गई है ये वाली रॉयल्टी वाली। अब देखो इसके लिए क्या बोला है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में इसके लिए बोल रखा है कि एज पर DTW बिटवीन इंडिया एंड कंट्री एन द रॉयल्टी विल ओनली बी टैक्सेबल इन द सोर्स स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बोला है कि जो रॉयल्टी है ना वो सिर्फ सोर्स स्टेट के अंदर ही टैक्सेबल होगी। मतलब ऐसा एग्रीमेंट हो रखा है इंडिया के साथ कि आप इंडिया में इसको टैक्सेबल नहीं करोगे। तो अगर ऐसा स्पेसिफिक एग्रीमेंट हो रखा है कि इंडिया में हमें टैक्सेबल नहीं करना, सिर्फ सोर्स कंट्री में ही टैक्सेबल होना है, तो हमें इस इनकम को कंसीडर नहीं करना है। मतलब यहाँ पे लिखेंगे रॉयल्टी, और इस इनकम को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि स्पेसिफिक हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि रॉयल्टी की जो इनकम है ना उसके लिए DTW है कि वो सिर्फ सोर्स स्टेट में ही टैक्सेबल होगी। ठीक है, जहाँ से वो अर्न की है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ इसमें यह है कि अगर सपोज करो ऐसे लिखा होता कि एज पर DTW रॉयल्टी इनकम जो है सोर्स स्टेट में ही टैक्सेबल है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेट अगर आपको कंसीडर करने को बोलता तो हमें वहाँ पर कंसीडर करना पड़ता। लेकिन अभी इसने कुछ नहीं बोल रखा है, इसने बोल रखा है कि रॉयल्टी विल ओनली बी टैक्सेबल इन द सोर्स स्टेट, खाली सोर्स स्टेट में ही टैक्सेबल होगी, तो यहाँ पर हमें वो कंसीडर नहीं करनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बोलता है कि एग्रीकल्चर इनकम थी 1,09,000 जो कि हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है ये 13,54,000, ये हमारे पास आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, 4,85,000 1,09,000 प्लस 7,60,000 13,54,000 रुपये। इसके ऊपर अगर मैं टैक्स निकालूँ तो टैक्स बनता है मेरा टैक्स प्लस सेस जो 4% का सेस है वो बनता है मेरे पास 2,27,000
448 का ये मेरा टैक्स बनता है। अब हमें इसमें से हमें क्या देनी होती है, रिबेट देनी होती है, रिबेट देनी होती है। तो सबसे पहले रिबेट देख लेते हैं, कंट्री एम वाली रिबेट देख लेते हैं। क्या कंट्री एम के लिए कुछ रिबेट देनी पड़ेगी हमें? देखो कंट्री एम के लिए एग्रीकल्चर इनकम थी जो कि एग्जम्प्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमने वहाँ टैक्स पे नहीं किया, कंट्री एम के अंदर हमने टैक्स पे नहीं किया, तो फिर हमें क्रेडिट किस चीज़ का चाहिए? क्रेडिट तो हमें नहीं दे सकते ना, लेकिन हाँ उसको हम इनकम निकालने में कंसिडर करेंगे, क्योंकि फॉरेन एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है इंडिया में। लेकिन रिबेट हम नहीं मिलेगी, तो रिबेट क्या हो जाएगी इसकी? नील। रिबेट नील की हो जाएगी क्योंकि इसने कोई भी टैक्स पे नहीं किया है कंट्री एम के अंदर, तो हम उसकी रिबेट नहीं देंगे। जब टैक्स ही पे नहीं किया तो रिबेट किस चीज़ की, ठीक है। तो एम वाला तो हमारा हो गया क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास जो इनकम थी वो थी वाई कंट्री वाली। वाई कंट्री के साथ हमारा है DTAA। अच्छा चलो एन वाली देख लेते हैं पहले। एन वाला क्या है? रॉयल्टी। तो रॉयल्टी की जब इनकम हमने कंसीडर ही नहीं करी तो रिबेट भी नहीं मिलेगी, तो कंट्री एन की भी क्या होगी? रिबेट। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाली। अब बचेगी सिर्फ कंट्री वाई, क्योंकि कंट्री वाई के अंदर हमारा क्या है? टैक्स कटा था, ठीक है, जो हमने निकाला था ये 74,100 का, ठीक है। तो जब भी किसी कंट्री के साथ DTAA होता है तो उसमें हम कैसे निकालते हैं? रिबेट 90 सेक्शन 90 लगता है, सेक्शन 90 की रिबेट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? जो भी इंडियन इनकम वाली होगी, इंडियन इनकम के अकॉर्डिंग जो बन रही होगी, इंडियन इनकम के अकॉर्डिंग जो बन रही है मतलब टैक्स, वो ले लो। और जो ये हमने कन्वर्ट करके निकाली है ना, ये जो एक्चुअल में टैक्स है इनका TDS कटा है वो ले लो। तो 7400 100 विच एवर इज लोअर की हमें रिबेट मिलती है। तो इंडियन इनकम के हमें कैसे निकालना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना पड़ेगा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ये कैसे निकालना पड़ेगा? ये जो हमारी इनकम है, सॉरी ये जो हमारा टैक्स है 2,27,448 का, इसको हम डिवाइड करेंगे 2,27,448, इसको हम डिवाइड करेंगे 13,54,000 से, तो हमारे पास रेट निकल कर आएगा 16.798%, ठीक है, 16.78। तो हम यहाँ देख लेते हैं कितनी होगी इनकम। इसकी इनकम कितनी थी? 7,60,000। तो 7,60,000 के ऊपर तो ये यहाँ पे देखो मतलब 7,60,000 के ऊपर जो इंडियन इनकम के अकॉर्डिंग, इंडियन इनकम अगर अब ये होती तो हम कितना टैक्स लगाते हैं इस पर? 16.798%, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ 7,60,000 के ऊपर 16.798%, तो ये निकलता है 1,27,665। तो इन दोनों में से लोअर क्या है? ये 7400 100। तो हमें रिबेट किसकी मिलेगी? सिर्फ इसकी मिलेगी। तो हमारा फाइनल टैक्स कितना हो जाएगा? पेबल टैक्स जो पेबल होगा हमारा वो होगा ये 2,27,000 में से माइनस कर लो, 2,27,448 में से माइनस कर लो 74,100, तो ये आएगा हमारे पास 1,53,348। राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ करूँगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो और ये सारे रूल्स आपको क्लियर हो गए हों। तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर आप इस स्लाइड को देख लो, अच्छे से रिवाइज़ कर लो, या अपने पास अभी नोट करके रख लो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जब हम एग्ज़ाम से एक दिन पहले ज़रूर देखना है इस चीज़ को, तभी हमारा क्वेश्चन ठीक होगा।